प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक बाध्यकारिता के सिद्धांत। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राजनीतिक बाध्यकारिता का अर्थ और विशेषताएं बतलाया था। फिर अंत में मैंने आपको कहा था कि भाई राजनीतिक बाध्यकारिता को ठीक से समझना हो तो इसके सिद्धांतों को समझना भी निहायत ज़रूरी है। इसलिए आज के लेक्चर में मैं आपको राजनीतिक बाध्यकारिता या राजनीतिक आज्ञाकारिता, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के सिद्धांतों को समझाऊंगा। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को तो राजनीतिक आज्ञाकारिता के सिद्धांतों की जानकारी होना निहायत जरूरी है, क्योंकि हम जिस सत्ता के अधीन रहते हैं, हम जिस सरकार के अधीन रहते हैं, हम जिस सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, उसकी जानकारी होनी जरूरी है कि हम आखिर क्यों कानूनों का पालन करते हैं। भाई, वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती हैं, उनका पालन करना ही तो राजनीतिक बाध्यकारिता है। क्या कहा मैंने? भाई, वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, जो आज्ञाएं दी जाती हैं, उनका पालन करना ही नागरिकों के द्वारा उनका पालन करना ही राजनीतिक बाध्यकारिता है। दूसरे शब्दों में कहूँगा मैं, नागरिकों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों, आज्ञाओं और आदेशों का जो पालन किया जाता है, वह पालन करना ही राजनीतिक बाध्यकारिता या राजनीतिक आज्ञाकारिता कहलाता है। ये मैंने ठीक से पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ मैंने केवल संकेत दिया है कि भाई आखिर राजनीतिक बाध्यकारिता होती क्या है। बाकी इसके लिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में इसका अर्थ भी आ जाएगा और इसके सारे सिद्धांत भी आ जाएंगे, जिसमें मैं क्रमबद्ध रूप में चारों सिद्धांतों को आपको समझाऊंगा और इसके जो महत्वपूर्ण तर्क हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दें भाई, व्यक्ति और राज्य, क्या कहा है मैंने? व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार है, क्या कहा है मैंने? व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार, समझना है इसको, जो आधार है वो आधार कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य और राजनीतिक आज्ञाकारिता को मुख्यतः माना जाता है। बाकी और भी बहुत अवधारणाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार है, मैंने यहाँ नोट भी किया, आधार है, वो आधार क्या है? का मतलब कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य और राजनीतिक बाध्यकारिता। जिसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राजनीतिक बाध्यकारिता की कर रहे हैं, और राजनीतिक बाध्यकारिता के अंतर्गत भी हम केवल सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। आज इसका अर्थ और विशेषताएं मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है। बाकी यहाँ जो अधिकार है, अधिकारों के संदर्भ में और कर्तव्यों के संदर्भ में मैंने सभी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने नोट किया व्यक्ति, राज्य, फिर यहाँ लिखा है पालन क्यों, सेवाओं और कानूनों, आदेशों, आज्ञाओं का पालन। ये तीन बातें नोट की हैं भाई, ये तीनों बातें समझ जाएगा। अरे राजनीतिक आज्ञाकारिता की अवधारणा तो आप ऐसे समझेंगे चुटकियों में, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गिनती सीख रहे हो। यस प्यारे विद्यार्थियों, ये डायग्राम समझाऊं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी आपको मिल सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देखिएगा, नंबर 1, पालन क्यों। क्या मतलब हुआ? देखो, ये डायग्राम मैंने इस रूप में बनाया है कि इसके आधार पर आप राजनीतिक बाध्यकारिता की जो अवधारणा है इसको ठीक से समझ जाएंगे, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा तो सही, ध्यान दें। पालन क्यों मतलब वास्तविक रूप में नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो आज्ञाएं दी जाती हैं, उनका पालन क्यों किया जाता है। एक बात आ गई है पहली तो कि भाई आखिर नागरिक राज्य के आदेशों का पालन ही क्यों करते हैं। तो पालन क्यों करते हैं इसके बारे में 4 सिद्धांत मौजूद हैं जो कि अपना अपना तर्क देते हैं कि भाई कानूनों का पालन नागरिक क्यों करते हैं। और ये जो 4 सिद्धांत है, मैंने यहाँ संकेत भी दे दिया, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत। ये चारों ही सिद्धांत अपने अपने तर्क देते हैं कि भाई नागरिकों के द्वारा कानूनों का पालन क्यों किया जाता है। इसकी चर्चा हम यहाँ क्रमबद्ध रूप में करेंगे, मैंने यहाँ संकेत दे दिया है। दूसरा क्या है? सेवाओं। इसका मतलब क्या है भाई?
राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं वो अधिकार कहलाते हैं। अधिकार की अवधारणा में आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, ध्यान देंगे। राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, व्यक्तियों को कुछ सेवाएं दी जाती हैं। अब जब राज्य के द्वारा व्यक्तियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों का दायित्व है, क्या कहा मैंने, नागरिकों का दायित्व है। क्या दायित्व है कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, उनका पालन करें। ये इनका दायित्व है, किनका, नागरिकों का। किनका दायित्व है, नागरिकों का। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक बाध्यकारिता किसे कहते हैं, आप लिखेंगे कि नागरिकों के द्वारा, राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते, जो कानून बनाए जाते, जो आज्ञा दी जाती है, उनका पालन करना ही राजनीतिक बाध्यकारिता कहलाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम एक एक इस सिद्धांत को लेंगे। मूल बात ये आ गई कि भाई कानूनों का पालन क्यों करते हैं, तो इसके बारे में 4 सिद्धांत प्रचलित हैं और ये चारों सिद्धांत अपना अपना तर्क देते हैं कि भाई नागरिक कानूनों का पालन क्यों करते हैं। तो यहाँ 4 सिद्धांत नोट किए हैं मैंने, केवल नाम बाकी मैं समझाऊंगा। पहला है दैवीय सिद्धांत, नोट कीजिएगा आप ग्राउंड से प्यारे विद्यार्थियों। दैवीय सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो, दैवीय सिद्धांत, ईश्वरीय सिद्धांत, ठीक है भाई। दैवीय सिद्धांत, देखो दैवीय सिद्धांत ये मानकर चलता है, क्या मानकर चलता है कि भाई वास्तव में राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह दैवीय है। नंबर 1 बात, मतलब ये राज्य की उत्पत्ति को दैवीय मानते हैं कि भाई राजा या शासक वास्तविक रूप में ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आता है और ऐसी स्थिति में उस शासक के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों का पालन किया जाना अति आवश्यक है। अगर शासक के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ईश्वर का ही विरोध किया जा रहा है, और ईश्वर का विरोध किया जा रहा है तो इसका मतलब वह पाप का भागी है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है, समझ गए इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैवीय सिद्धांत ये कहता है कि नागरिक राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं कि वास्तव में यह सिद्धांत शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, सरकार को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शासक है, ये ईश्वर का प्रतिनिधि है। जब ये ईश्वर का प्रतिनिधि है तो ऐसी स्थिति में इस शासक के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं शासक के द्वारा, ये शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो इसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन किया जाना अति आवश्यक है। और यदि शासक के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ईश्वर का विरोध किया जा रहा है। तो ये सिद्धांत मूलतः ये कहना चाह रहा है कि भी नागरिकों के द्वारा जो राज्य के द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं, कानून बनने जा रहे हैं, उनका पालन इसलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है कि भाई जो शासक है, जो आदेश देने वाला है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए ईश्वर का विरोध किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सिद्धांत ये कहता है कि चाहे राजा भले ही बालक ही क्यों ना हो, फिर भी जो है उसके आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत ये मान करके चलता है, ठीक है भाई। दूसरा है शक्ति सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है शक्ति सिद्धांत। भाई शक्ति सिद्धांत क्या कहता है, शक्ति सिद्धांत ये कहता है, इधर आइएगा, डायग्राम के माध्यम समझेंगे। व्यक्ति मतलब नागरिक, ठीक है, यहाँ आप नागरिक लिखें ज्यादा उचित रहेगा, नागरिक। लेकिन चूंकि व्यक्ति मैंने इसलिए लिखा है कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की बात आती है तो ये ज्यादा उचित लगता है, परंतु इस संदर्भ में लेंगे तो नागरिक शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो नोट कीजिएगा, शक्ति सिद्धांत क्या कहता है। शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि भाई नागरिक, समझे क्या, नागरिक राज्य के आदेशों, कानूनों और आज्ञाओं का पालन भय तथा दंड के कारण करते हैं। नोट कीजिएगा, किसके कारण करते हैं, भय तथा दंड के कारण। मतलब यहां नागरिक इसलिए पालन कर रहे हैं राज्य के कानूनों का, आदेशों का, आज्ञाओं का, कि अगर हम राज्य के कानूनों का पालन नहीं करेंगे, आदेशों का पालन नहीं करेंगे, आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमें कानून के उल्लंघन का दंड मिलेगा, हमें दंड दिया जाएगा। इसलिए ये भय और दंड के कारण, भय और दंड के कारण कानूनों का पालन करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं। ये शक्ति सिद्धांत का कहना है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखेंगे, केवल नागरिक क्या भय और दंड से ही आदेशों का पालन करते हैं? जी नहीं भाई, वास्तविक रूप में नागरिक कानून उपयोगी होने के कारण, हकीकत देखा जाए तो उनका पालन करते हैं, मतलब उपयोगिता के कारण। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि नागरिक केवल
शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है ये सोच करके ही कानूनों का पालन नहीं करते हैं। ये अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये चारों के चारों सिद्धांत हैं, इनमें कुछ मात्रा में सत्यता है, बाकी पूर्ण सत्यता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई नागरिक कानूनों का पालन इसलिए करते हैं कि वो शासक ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप में ये सिद्धांत अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और शक्ति सिद्धांत की बात आए तो आप यहाँ ये कहेंगे कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नागरिक होते हैं वो हमेशा ही भय और दंड के कारण जो है राज्य के आदेशों का पालन करते हैं, कानूनों का पालन करते हैं। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तविक रूप में नागरिक स्वयं अपनी उपयोगिता के कारण, अपनी सहमति से भी जो है, और उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि भी कानूनों का पालन करेंगे तो हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे हित में है ये। और अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर इसे समाज व्यवस्था से मर रह जाएगी। तो ये विचारधारा भी बन जाती है लोगों की, इस कारण भी कानून का पालन किया जाता है। तो ये एक पक्षीय बात करते हैं चारों सिद्धांत। तो ध्यान दें, शक्ति सिद्धांत क्या कह रहा है कि नागरिक राज्य के आदेशों का पालन भय तथा दंड के कारण करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, शक्ति सिद्धांत क्या कह रहा है कि नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों, आज्ञाओं का पालन भय तथा दंड के कारण करते हैं। ये शक्ति सिद्धांत कहता है, लेकिन इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है, पूर्ण सत्यता इसमें भी नहीं है, और पूर्ण सत्यता दैवीय सिद्धांत में भी नहीं है। तीसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत विशेषकर जैसा आपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो सामाजिक समझौतावादी विचारक है, हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, है ना, ये तीन संविदावादी विचारक है, समझौतावादी विचारक है, नोट कर सकते हैं आप, हॉब्स, लॉक और रूसो। और ये तीनों ही विचारक ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया, और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। ऐसी स्थिति में वहां जो राज्य का अस्तित्व हो रहा है, जो राज्य की उत्पत्ति हो रही है, जो राज्य का उदय हो रहा है, वह जनता की सहमति से हो रहा है। इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन सहमति के कारण करते। क्योंकि वास्तविक रूप में इन्होंने स्वयं ने अपनी सहमति दी है कि यदि हम प्राकृतिक अवस्था से ऊपर निकलना चाहें और शांतिपूर्वक तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहें तो इसके लिए एक समझौता किया जाए, और उस समझौते के अंतर्गत जो कुछ भी नियम शर्तें तय की हैं वो हमने सहमति से की है। इसलिए जब वो शर्तें हमने सहमति से तय की हैं तो फिर उनका हमें पालन भी करना चाहिए। इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि नागरिक राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं कि उन कानूनों के निर्माण में, उन नियमों के निर्माण में स्वयं जनता की सहमति है, और सहमति होने के कारण नागरिक राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है, आप लिख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल सार रूप में लिखा है कि भाई यहाँ वास्तविक जो कारण है कानूनों के पालन का वो सहमति है, यहाँ भय तथा दंड है, और यहाँ शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये मूल बात मैंने लिख दी है। बाकी इसमें आप चाहे तो एक एक सिद्धांत के ऊपर 2-2, 3-3 प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं, जिस रूप में मैंने समझाया है। और चौथा सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। नोट कीजिएगा, आदर्शवादी सिद्धांत। भाई, आदर्शवादी सिद्धांत का कहना है कि वास्तविक रूप में नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन मन मस्तिष्क में ऐसे भाव होने के कारण करते हैं। मैंने लिखा यहाँ, पालन का भाव मन मस्तिष्क में होता है। मतलब आदर्शवादी सिद्धांत ये कहता है कि भी नागरिक कानूनों का पालन शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है इस कारण भी नहीं, भय तथा दंड के कारण भी नहीं, सहमति के कारण भी नहीं, बल्कि ये सिद्धांत ये कहता है कि नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि आज्ञा पालन का भाव मन मस्तिष्क में होता है। मतलब उनके मस्तिष्क में यह है, क्या है कि भाई शासक के द्वारा जो नियम निश्चित किए जाए उनका पालन हमें करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, और नैतिक प्राणी होने के नाते वह समाज व्यवस्था के अंतर्गत राज व्यवस्था जो नियम तय करती है, जो कानून बनाती है, उनका पालन करे। क्यों? फिर से बोल रहा हूं,
क्योंकि ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है। इसलिए ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि आज्ञा पालन का भाव मन मस्तिष्क में होता है, मतलब व्यक्ति के मस्तिष्क में भाव होता है कि हमें सरकार के, शासक के आदेशों का पालन करना चाहिए, और यदि हम आदेशों का पालन करेंगे तो इससे समाज व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप में हो सकेगा, समाज में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, किसी भी रूप में अराजकता नहीं पनप पाएगी। इसलिए सिद्धांत कहता है कि नागरिक राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। ये हो गया आदर्शवादी सिद्धांत। अब ये चारों सिद्धांत नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों, आज्ञाओं का पालन क्यों कर रहे हैं, इसके लिए अपना अपना कारण बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, आप नोट करेंगे। फिर मैंने यहाँ लिखा निष्कर्ष। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि भाई आप निष्कर्ष रूप में नोट करेंगे कि नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का जो पालन कर रहे हैं, इस पालन के संदर्भ में ये चारों सिद्धांत एक एक बात कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी सिद्धांत में पूर्ण सत्यता नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई जनता या नागरिक शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, केवल ये मानकर कानूनों का पालन करते हैं, पूर्ण सच्चाई नहीं है। या फिर जनता या नागरिक राज्य के कानून का पालन भय तथा दंड के कारण ही करते हैं, केवल इसके कारण करते हैं, ये भी पूर्ण सत्यता नहीं है इसमें भी। तीसरा ये कि भाई नागरिक राज्य के कानूनों का पालन सहमति के आधार पर करते हैं कि भाई हमने स्वयं सहमति दी है, तो इसमें भी पूर्ण सत्यता नहीं है। और आदर्शवादी सिद्धांत कह रहा है कि आज्ञा पालन या राज्य के कानूनों का पालन का जो भाव है मन मस्तिष्क में होता है, इसलिए इसका पालन किया जाता है, इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। हाँ, इन सभी में सत्यता का कुछ अंश है, और इन सभी को मिलाकर के कहा जा सकता है कि नागरिक राज्य के कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन इन सभी कारणों की वजह से करते हैं। केवल एक सिद्धांत को आप पूर्ण सत्य नहीं मान सकते हैं। यह होगा इसका निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष के आधार पर मैंने आपके लिए यहाँ नोट किया है कि राजनीतिक बाध्यकारिता के तर्क, मतलब इस निष्कर्ष के आधार पर यहाँ 5 तर्क दिए जाएंगे, और इसी के साथ में जो 4 सिद्धांत मैंने बताए, इन चारों सिद्धांतों का भी यहाँ निचोड़ निकल कर सामने आ जाएगा। नंबर 1, कानूनों का पालन करना उचित समझते हैं। नोट कीजिएगा, कानूनों का पालन करना उचित समझते हैं, मतलब जो व्यक्ति है, जो नागरिक हैं, वो राज्य के कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना उचित समझते हैं, ठीक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। क्यों समझते हैं अच्छा? इसलिए समझते हैं कि भाई हम राज्य के आदेशों और कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो राज्य हमें कोई सुविधाएं नहीं दे पाएगा, हमारी कोई सेवाएं नहीं कर पाएगा, इसलिए ये राज्य के कानूनों, आदेशों का पालन करना उचित समझते हैं। दूसरा है राज्य सुरक्षा प्रदान करता है। नोट करें, राज्य सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ दूसरा तरह किया गया कि भाई राज्य, अब देखो ये सेवाएं हैं, तो राज्य सेवाओं का मतलब इसमें रक्षा आ जाएगी, भाई जीवन की भी रक्षा और संपत्ति की भी रक्षा राज्य के द्वारा की जाती है। तो यहाँ वास्तविक रूप में राज्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, उनके जीवन की रक्षा करता है, संपत्ति की रक्षा करता है। जब राज्य नागरिकों की रक्षा कर रहा है तो बदले में नागरिकों का दायित्व है, क्या दायित्व है कि राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आज्ञाएं दी जा रही हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। जैसा कि H.J. लास्की ने कहा है, लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की, हमें कानूनों को मानना चाहिए क्योंकि राज्य हमारी रक्षा करता है। किसने कही ये बात? हमें कानूनों को मानना चाहिए क्योंकि राज्य हमारी रक्षा करता है। किसने कही बात? लास्की ने। मतलब इनका कहना मूलतः ये है कि भाई वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि राज्य हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में। भाई बाहरी आक्रमण होता है तो राज्य हमारी रक्षा करेगा, आंतरिक रूप में गृहीत जैसी स्थिति होती है तो राज्य हमारी रक्षा करेगा। ठीक है भाई। तीसरा है, चलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों समझे, कानून हमारे जीवन में संपत्ति की रक्षा करते हैं। ध्यान देंगे, नागरिक राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, उनका पालन इसलिए करते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाती है। तो नोट करें, कानून हमारे जीवन में संपत्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए भी जो है यहाँ राज्य के आदेशों का पालन किया जाता है। और चौथा है, सुव्यवस्थित समाज की अनिवार्य शर्त है कानूनों का पालन। नोट करें, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखो, इसको पूरा भी लिख सकते हैं आप, सुव्यवस्थित व सुसंगठित, ऐसे भी लिख सकते हैं, सुव्यवस्थित व सुसंगठित
समाज, सोसाइटी, समाज की अनिवार्य शर्त है। मतलब अगर समाज को सुव्यवस्थित होना है, सुसंगठित होना है, तो इसकी अनिवार्य शर्त है कानूनों का पालन। मतलब वो ही समाज सुव्यवस्थित, सुसंगठित होगा जहां पर राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे, जो कानून बनाए जा रहे, जो आज्ञाएं दी जा रही हैं, उनका नागरिक ईमानदारी से, तहे दिल से पालन करें। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया वह समाज सुव्यवस्थित है। इसलिए सुव्यवस्थित समाज की जो अनिवार्य शर्त है, मैंने नोट कर दिया यहाँ, अनिवार्य शर्त है वो क्या है? कानूनों का पालन। इसलिए भी कानूनों का पालन किया जाता है। और पांचवा जो निष्कर्ष है, तारक है, वह है प्रगति व विकास के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए कानूनों की पालना जरूरी है। आप ऐसे नोट करेंगे, मैं इसको दूसरे रूप में समझा दूंगा। देखो इसका मतलब क्या है कि प्रगति व विकास के लिए शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए। नोट करें, आप इसको दूसरे रूप में नोट कर सकते हैं। मैंने ये बिंदु तो बना दिया, लेकिन मैं थोड़ा इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। देखो, प्रगति व विकास के लिए क्या चाहिए? शांतिपूर्ण वातावरण। अगर मान लीजिएगा वातावरण ही शांतिपूर्ण नहीं है तो वहाँ क्या प्रगति होगी, क्या विकास होगा? भाई किसी राज्य के अंतर्गत हमेशा गिरहित जैसी स्थिति बनी रहती है, इसी के साथ में बाहरी बात आती है तो हमेशा बाह्य आक्रमण का डर बना रहता है, तो क्या प्रगति, क्या विकास होगी? नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक रूप में प्रगति और विकास चाहे तो इसके लिए शांतिपूर्ण वातावरण जरूरी है। और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए क्या जरूरी है कि भाई कानूनों का पालन होना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण तभी होगा जबकि कानूनों का पालन किया जाएगा। अब इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं, प्रगति व विकास के लिए तथा शांतिपूर्ण वातावरण के लिए कानूनों का पालन जरूरी है। ये राजनीतिक बाध्यकारिता के संदर्भ में पांचवा तारक है। और अंत में मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए नोट किया है प्रतिरोध का अधिकार। क्या मतलब हुआ? ठीक है, नागरिक राज्य के आदेशों का पालन करें, यहां तक ये बात आ गई। लेकिन क्या नागरिक राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, क्या उनका विरोध नहीं कर सकता है? यस। वैसे तो जैसा कि यहाँ टी.एच. ग्रीन है, थॉमस हेली ग्रीन ने कहा है कि वही राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, नागरिकों को उसका प्रतिरोध करने का अधिकार नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य के द्वारा यदि गलत कानून बनाए जा रहे हैं, गलत आदेश दिए जा रहे हैं, तानाशाही रूप में शासन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न केवल नागरिकों को राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनका प्रतिरोध करने का अधिकार ही नहीं, बल्कि नागरिकों का कर्तव्य है कि किसी भी रूप में अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करें। टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि अगर राज्य अत्याचारी हो जाता है, गलत कानून बनाता है, तो नागरिकों को न केवल ये अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है कि राज्य के आदेशों का, कानूनों का विरोध करें। कौन करें? टी.एच. ग्रीन। मोहनदास करमचंद गांधी जी भी, मैं इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं दूंगा क्योंकि मैंने दोनों विद्वानों का जो एग्जाम्पल लिया है इसलिए लिया है कि इनके बारे में आप परिचित होंगे। मुझे विश्वास है क्योंकि आप स्नातक स्तर से भी ऊपर निकल चुके हैं। भाई मैं जब इसको यूजीसी नेट के लिए बना रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें डेफिनेटली ज़्यादातर विद्यार्थी जो है क्लियर है कि जो स्नातक लेवल पर है उन विद्यार्थियों के लिए कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो स्नातकोत्तर कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। तो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, उन्होंने भी हमारे भारत में जो है जब विदेशी शासन था, ब्रिटिश शासन था, तो उनके संदर्भ में इन्होंने एक सिद्धांत अपनाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। क्या? सविनय मतलब विनयपूर्वक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रतिरोध तो किया था उन्होंने। भाई ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे थे वो कानून ठीक नहीं थे, नागरिकों के हित में नहीं थे, तो फिर गांधी जी ने उनका विरोध किया था। विरोध तो किया था ना। तो मतलब यहाँ निष्कर्ष रूप में ये कहेंगे आप कि भाई वैसे देखा जाए तो अगर राज्य अच्छे कानून बना जा रहे हैं तो नागरिक उसका विरोध नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि राज्य के द्वारा गलत कानून बनाए जा रहे हैं, जनहित में कानून नहीं बनाए जा रहे हैं और जो शासक है वो अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि राज्य के गलत कानूनों का विरोध करें। मतलब न केवल नागरिकों को यह अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है कि राज्य के द्वारा गलत कानून बनाए जाते हैं उनका खुल करके विरोध करें। ये निष्कर्ष रूप में आप नोट करेंगे। तो नोट करिए प्रतिरोध का अधिकार। मैंने यह एग्जाम्पल गांधी जी और टी.एच. ग्रीन का दिया है। बाकी इसकी डिटेल्स जब हम टी.एच. ग्रीन समझाएंगे तो उस समय सारी बातें बता देंगे, और गांधी जी के बारे में हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ मैंने केवल संकेत दिया है। मूल बात चूंकि हमें राजनीतिक बाध्यकारिता के सिद्धांत समझने हैं, और ये सिद्धांत मैंने चारों की चारों नोट कर दिए और स्पष्ट भी कर दिए। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप राजनीतिक बाध्यकारिता के सिद्धांतों को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।